आज हम जानेंगे कि आखिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में पहली बार युद्ध शुरू कैसे हुआ और किसने युद्ध को शुरू करवाया। क्या कारण था कि नेहरू जी और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में सीधा युद्ध हुआ था आज़ादी से मात्र 1 महीने बाद, और ये युद्ध हुआ था इस जगह के चलते जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर। देखो, ये जम्मू और कश्मीर आज़ादी के बाद, पूरा डिटेल में अभी हम आपको बताएंगे, थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं। आज़ादी के बाद ये ना हिंदुस्तान में आया ना पाकिस्तान में आया, तो इसमें 80% जो है वो मुसलमान रहते हैं। यहाँ पे 80% मुसलमान थे उस समय 1947 में। उसके बाद जो पाकिस्तान था वो तो बेहुदा था ही, वो जबरदस्ती करना जानता था, तो क्या किया कि इस पे हमला कर देता है जम्मू और कश्मीर को। वो चाहता है कि ऊपर से गिलगिट होते हुए लेह तक वो कब्जा कर लेगा। गिलगिट, अस्कार्दू, कारगिल, लेह, इन सभी जगहों पर कब्जा कर लेगा ऊपर से आके। उसके बाद उसका सेना फिर बीचों बीच आएगा, अबूटाबाद होते हुए मुजफ्फराबाद घुसेगा और यहाँ से उरी होते हुए श्रीनगर को कब्जा कर लेगा। और तीसरा उसका टारगेट था कि इस्लामाबाद से उसका कुछ सैनिक घुसेगा और पूंछ होते हुए जम्मू को कब्जा कर लेगा और भारत से संपर्क तोड़ देगा जम्मू का। ठीक है, और यही उसका प्लान था शुरू 1947 में। जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ था 1 महीना के बाद ही वो लोग इस प्लानिंग के तहत कश्मीर में घुस जाते हैं। यहाँ तक जब पाकिस्तानी आर्मी घुस गया था ना, तो हमारे हिंदुस्तानी सेना उसको यहाँ से खदेड़ते 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 यहाँ तक पहुँचा दिया था। और उसके बाद जब यहाँ तक आ गया था तो यहाँ से खदेड़ते 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 उसको यहाँ तक पहुँचा दिया था। जब इधर जम्मू में यहाँ तक घुस गया था तो यहाँ से खदेड़ते 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 उसको यहाँ तक पहुँचा दिया था। तो हमारे हिंदुस्तानी आर्मी चाहते तो पूरा कश्मीर को अपने कब्जे में कर सकते थे आसानी से, लेकिन नेहरू जी शायद ऐसा नहीं चाहते थे। नेहरू जी ऐसा क्यों नहीं चाहते थे, और आज नेहरू जी का ही कारण पूरा कश्मीर हम लोग का नहीं हो पाया और लगभग जो है 3 हिस्सा में एक हिस्सा कश्मीर किसके पास है, तो पाकिस्तान के पास है। और ये सारा गलती है नेहरू जी का। कैसे, तो आगे हम बताएंगे। जबकि आपका जानते होंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को उन्होंने समझाया था नेहरू जी को कि आप ये गलती मत कीजिए, पूरा कश्मीर हमारा हिंदुस्तान का हो जाएगा। लेकिन वो गलती अगर नेहरू जी नहीं किए होते ना तो आज पूरा कश्मीर हमारा होता और कश्मीर विवाद होता ही नहीं। आज कश्मीर विवाद के कारण ही 28 लोग मारे गए। आज कश्मीर विवाद के कारण ही पहले ही युद्ध में हिंदुस्तान में 2 से 3 हजार मौतें हुई थी और पाकिस्तान में 10 से 15 हजार मौतें हुई थी। कैसे, तो इस पूरे युद्ध को जानेंगे, एक एक जगह को देखेंगे, जैसे पूंछ, कोटली, मीरपुर, झांगर, उसके बाद इधर में गुलमर्ग, उरी, बारामूला, इन सारे क्षेत्रों पर जब पाकिस्तानी कब्जा कर लिए थे तो हिंदुस्तानी आर्मी एक एक करके सारे क्षेत्रों को कैसे छुड़ाए थे, पूरा डिटेल में हर एक चीज को जानेंगे। आप वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और दिखाएंगे कि इसमें पहली बार परमवीर चक्र, महावीर चक्र हमारे हिंदुस्तानी आर्मी इसी युद्ध में लिए। परमवीर चक्र भारत का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान होता है, महावीर चक्र दूसरा सबसे बड़ा सैन्य सम्मान होता है। तो पहली बार हिंदुस्तान में परमवीर चक्र इसी युद्ध में मिला था, महावीर चक्र इसी युद्ध में मिला था। किसको मिला था, किस कारण से मिला था, परमवीर चक्र सेना में कैसे मिलता है, महावीर चक्र कैसे मिलता है, एक एक करके सब चीज को बताएंगे। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो पर अंत तक बने रहना है और जानना है कि 1 साल तक चलने वाले इस खौफनाक युद्ध में किस प्रकार हमारे भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तानी आर्मी को खदेड़ खदेड़ कर पूरा कश्मीर खाली करवा दिया था। सिर्फ थोड़ा सा जगह रह गया था नेहरू जी के चलते। आगे जानेंगे पूरा डिटेल में इसको। देखो, हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में आज तक 4 बड़े युद्ध हुए, 4 मेजर युद्ध, जिसमें सबसे पहला युद्ध हुआ था 1947-48 में, जिसको फर्स्ट इंडो पाक वार के नाम से जाना जाता और फर्स्ट कश्मीर वार के नाम से जाना जाता। दूसरा युद्ध हुआ था 1965 में, जिसको सेकेंड इंडो पाक वार के नाम से जाना जाता था। यह भी युद्ध कश्मीर को लेके हुआ था। तीसरा युद्ध हुआ था 1971 में, जिसमें हम लोग पाकिस्तान को सबसे बड़ी हार दिए थे। 93,000 सैनिक कुत्ते की तरह हथियार डाल दिए थे और विश्व रिकॉर्ड बनाए थे। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, उसमें भी हमारे भारतीय सैनिकों ने ऊपर हिमालय पर्वत पे भयानक युद्ध हुआ था। इन सारे युद्धों को एक एक करके बताएंगे, लेकिन आज बारी है 1947-48 में फर्स्ट कश्मीर वार का। चलो जानते हैं कि ये कश्मीर वार कैसे हुआ था।
देखो, आज़ादी से पहले हमारा देश भारत इस प्रकार का था जिसमें पाकिस्तान साथ में चिपका हुआ है और बांग्लादेश भी साथ में चिपका हुआ है। ठीक है, देखो ये जब हमारा हिंदुस्तान था तो ये जब टुकड़ा हुआ था तो आप देख सकते हैं ये जो हरा वाला जितना भाग है ये पाकिस्तान वाला भाग है। ये हरा वाला भाग में आप देख सकते हैं कि जो इधर वाला साइड है इसको बोलते हैं वेस्ट पाकिस्तान। पंजाब से टूट के ये अलग हुआ था। किससे टूट के अलग हुआ था? पंजाब से। और ये बंगाल से टूट के अलग हुआ था। पश्चिम बंगाल अभी भी है जहां जिसकी राजधानी कोलकाता है, और ये पूर्वी बंगाल था जिसको पूरा बना दिया दूसरा पाकिस्तान, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान। तो पश्चिमी पाकिस्तान इधर हरा वाला, पूर्वी पाकिस्तान इधर। ठीक है, और ये जो हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ये तीनों अलग राज्य का निर्माण कर लिया था, यानी ये ना हिंदुस्तान में मिला ना पाकिस्तान में। और यही मुद्दा रहा कि कश्मीर में युद्ध छिड़ गया। ठीक है, बाद में हालांकि हैदराबाद और जूनागढ़ को मिला लिया गया, जिसका एक एक करके हम बाद में वीडियो बनाएंगे कि हैदराबाद किस प्रकार भारत में शामिल हो गया और जूनागढ़ किस प्रकार भारत में शामिल हो गया। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि कश्मीर किस प्रकार बाद में भारत में शामिल हो गया। देखो, कश्मीर का राजा रहते हैं महाराजा हरि सिंह, यही उसका राजा रहते हैं। इसका बाप ज़्यादा पहले से राजा रहते हैं, जिसके वजह से इसे कश्मीर का राजा बना दिया गया। यही वो बकलोल आदमी है जिसके वजह से आज कश्मीर के अंदर 28 आदमी मरा पहलगांव में। इससे पहले कश्मीर में हजारों लाखों हिंदू और कश्मीरी पंडित मरे हैं इसके वजह से, इस बेहुदा के वजह से। ठीक है, जिसका नाम है हरि सिंह, राजा हरि सिंह। हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो यह हिंदुस्तान में शामिल नहीं हुआ। इसी कारण जिन्ना का नज़र कश्मीर पे था। जिन्ना चाहता था कि कश्मीर मेरा हो जाए, इसके लिए वो हर संभव प्रयास करता। देखो, लियाकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना और पाकिस्तान का जो सेना हेड रहता, तीनों एक जगह इकट्ठा होते हैं, मीटिंग करते हैं लगभग अगस्त का लास्ट महीना 1947 में, और मीटिंग करते हैं कि हम लोग कश्मीर को अपने कब्जे में ले लेंगे, क्योंकि कश्मीर में 80% मुस्लिम है, वो मुस्लिम हम लोग को सपोर्ट करेगा। लेकिन पाकिस्तान डायरेक्ट जो है वो कश्मीर पे अटैक नहीं करना चाहता था, ताकि विश्व का दबाव इस पे ना आ जाए। तो ये लोग एक चाल चला कि हम लोग कबायलियों को बुलाएंगे और उसी को कश्मीर पे कब्जा करने बोलेंगे। तब जाके ये लोग कबायलियों को तैयार करता है। कबायली रहते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे, तो वहीं से कबायलियों को इकट्ठा करता है और बोलता है कि तुम लोग कश्मीर पे हमला करके कश्मीर कब्जे में कर लो, हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। तो ये लोग बोलता है कबायली सब, हम लोग क्यों करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। उसके बाद समझाता है पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री लियाकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना और पाकिस्तानी हेड जो रहता है, सेना हेड, वो समझाता है कि अगर ऐसा करता है तो तुमको सोना चांदी हीरा जवाहरात, और सबसे खास कश्मीर में बहुत सुंदर सुंदर महिला है, लड़की है, जो तुम लोग को वहाँ पे हैवानियत करने मिलेगा, यानी वो लोग का इज्जत लूटने मिलेगा। ये लोग लोभ में आ जाते हैं और तैयार हो जाते हैं। उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी हेड इस सबको ट्रेंड करते हैं कि किस प्रकार हम लोग जाएंगे और वहाँ पे हमला करेंगे कश्मीर में, पूरा कश्मीर कब्जा में कर लेंगे। तो फिर ये लोग का प्लान बनता है और उस प्लान में पाकिस्तानी आर्मी भी शामिल हो जाता है कि तुम लोग अकेले नहीं जाएगा, हम बहुत सारे पाकिस्तानी आर्मी तुम लोग के साथ चलेंगे, तुम ही लोग का भेष बदल के। और फिर पाकिस्तानी आर्मी और कबायली एक जैसा हो जाते हैं। सबसे पहले गिलगिट को वो अपने कब्जे में कर लेते हैं। पूरा गिलगिट जो है बिना लड़े हासिल कर लेते हैं, क्योंकि गिलगिट में मुसलमान ज़्यादा रहता, मुस्लिम संख्या ज़्यादा रहता है, जिसके वजह से दंगा करवाते हैं। पहली बार जो दंगा होता है हिंदू मुसलमान में, यही गिलगिट में करवाता है पाकिस्तानी सब। और पूरा गिलगिट वहाँ का जो मुस्लिम आर्मी रहता है वो पाकिस्तान आर्मी के साथ शामिल हो जाता है, कबायलियों के साथ शामिल हो जाता है और गिलगिट अपने कब्जे में ले लेता है। 3 अक्टूबर को पाकिस्तानी धीरे धीरे यहाँ इंटर करने लगता है, मुजफ्फराबाद वगैरह जगह में इंटर करता है, कुछ लोगों को भेजता है, कुछ अपना कबायली को भेजता है और यहाँ दंगा करवाता है। दंगा करवाता है, यहाँ लोगों को मारता है और मुस्लिम जो आर्मी रहता है, महाराजा हरि सिंह का आर्मी जो मुस्लिम रहता है, उसको अपने कब्जे में कर लेता है धीरे धीरे। ठीक है, और उसके बाद ये लोग का प्लान बनता है 22 अक्टूबर को ये लोग घुसता है अबूटाबाद से मुजफ्फराबाद में, अबूटाबाद से मुजफ्फराबाद में। और मुजफ्फराबाद में यहाँ के जो
हिंदू रहते हैं और यहाँ के जो कश्मीरी रहते हैं उसको मारने लगता है, पीटने लगता है, और यहाँ का जो मुस्लिम सेना रहता है उसको पहले से फुसला के अपने अंडर कर लेता है, और दोनों मिलके यानी यहाँ का जो महाराजा हरि सिंह का सेना रहता है वो भी मिल जाता है आपका पाकिस्तानी सेना में और कबालियों में, और उसके बाद यहाँ खूब नरसंहार करता है। और मात्र एक दिन में 22 अक्टूबर को ये लोग क्या करता है, मुजफ्फराबाद को अपने कब्जे में ले लेता है। 23 अक्टूबर को इस्लामाबाद से दोमल में घुसते हैं, और दोमल, पूंछ, रावलकोट, उरी, बारामूला मात्र 2 से 3 दिन के अंदर ये लोग कहाँ कहाँ घुस जाते हैं। तो सबसे पहले दोमल में घुस जाते हैं, रावलकोट में घुस जाता है, पूंछ में घुस जाता है, उसके बाद उरी में और बारामूला में। बारामूला जब पहुंचते हैं ये लोग लगभग 24 अक्टूबर तक, तो 24 अक्टूबर को बारामूला में ये लोग नरसंहार कर देते हैं। वहाँ पे जो पुरुष रहता है उसको मारा जाता है, काटा जाता है, और जो महिलाएं रहती है उसका इज्जत लूटा जाता है। ठीक है, जब ये लोग पहुँचते हैं यहाँ पे बारामूला में, तो बारामूला में ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे सभी महिलाओं के पास, कश्मीरी महिलाओं के पास, हिंदू महिलाओं के पास हीरा जवाहरात, सोना चांदी भरा पड़ा रहता है। जिसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले महिलाओं का श्रृंगार लूटते हैं, और पुरुष जो बोलता है उसको काट देते हैं या उसको गोली मार देते हैं। ठीक है, जिससे महिलाएं डर से अपना जेवर गहना सब निकाल के ये लोग को देने लगती है। आपको विश्वास नहीं होगा कि सिर्फ 1 से 2 दिन के अंदर पूरा कबायली इतना हीरा जवाहरात सोना चांदी भर लेते हैं कि ट्रक में अपना सारा हीरा जवाहरात सोना चांदी भरने लगते हैं, और लोभ में वहीं रुक जाते हैं। 2-3 ट्रक पूरा हीरा जवाहरात सोना चांदी भर के ये लोग पाकिस्तान पहुंचाने चल जाते हैं, और यही इन लोग का सबसे बड़ा गलती रहता है। ठीक है, कबालियों का और पाकिस्तानियों का। ऐसे भी ये लोग बेहुदा है, लोभी है, लालची है, जिसके वजह से नहीं तो चाहता तो ये तुरंत जो है वो श्रीनगर पे कब्जा कर सकता था तुरंत। मात्र कुछ घंटों की दूरी पर था बारामूला से श्रीनगर, लेकिन 3 दिन तक बारामूला में कबालियों ने खूब लूटपाट किया, और वहां से ट्रक सामान भेजने लगे पाकिस्तान लोभ में, और वहां की जो लड़कियां थी, महिलाएं थी सुंदर सुंदर, उसका इज्जत लूटने लगे। लगभग 25-26 अक्टूबर तक महाराजा हरि सिंह समझ चुके थे कि अब जो है कश्मीर बचाना उनके बस का बात नहीं है। पाकिस्तानी और कबायली बहुत जल्दी पूरे कश्मीर को अपने अंडर ले लेंगे। उसके बाद ये भागते दौड़ते आते हैं आपका उस समय के भारत के जो प्रधानमंत्री रहते हैं जवाहरलाल नेहरू के पास, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। इसी के बगल में बैठे रहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलते हैं नेहरू को कि इसको शामिल नहीं करो, इसको हिंदुस्तान में शामिल नहीं करो। जब हम 565 रियासतों को पूछ रहे थे कि तुम हिंदुस्तान में मिलना चाहता है कि पाकिस्तान में, तो ये जो बेहुदा है ये हरि सिंह ये बोला ना हम हिंदुस्तान में मिलना चाहते हैं ना पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं, एक अलग राज्य में रहना चाहते हैं, अलग देश बनाएंगे। ताकि इसको कोई समझा दिया था कि तुम अलग कश्मीर रखेगा ना तो तुम्हारा कश्मीर घूमने वाला जगह है। स्विट्जरलैंड एक जगह है ना जहाँ सब घूमने आता है, तो तुम्हारा कश्मीर में भी सब घूमने आएगा। महाराजा हरि सिंह को कोई समझा दिया था, तो इसको तो बेवकूफ़ नहीं रहना चाहिए था, इसको समझ जाना चाहिए था। 26 अक्टूबर 1947 को ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करता महाराजा हरि सिंह, और शामिल हो जाता है भारत में, और कश्मीर को भी शामिल कर देता है, जिससे अब कश्मीर भारत का हो जाता है। और ये देर नहीं करता, भारत में जो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, धड़ाक से आदेश करते हैं अपने सेना को कि जाओ और कश्मीरियों को बचाओ। उस कश्मीर में हमारे हिंदू बेटियों के साथ, बहू के साथ और महिलाओं के साथ वो लोग अत्याचार कर रहा है, दुष्कर्म कर रहा है, जाओ उसको जवाब दो। उसके बाद 1 सिख कर्नल रंजीत रॉय के अगुवाई में हवाई जहाज से निकलता है और डायरेक्ट श्रीनगर पहुंच जाता है। से ही वहां पहुंचता है श्रीनगर में, तो श्रीनगर में उसको पता चलता है, वहाँ का सारा चीज़ जानकारी लेता है, और धीरे से वो क्या करता है बारामूला हाईवे की ओर निकल जाते हैं। ठीक है, वहाँ पहुँचते के साथ इस बीच आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हजारों महिलाओं के साथ मुजफ्फराबाद, बारामूला, पूंछ, इन सभी जगहों में ये कबायली सब महिलाओं को इज्जत लूटते हैं, छोटी बच्चियों तक को नहीं छोड़ते हैं, सभी को तार तार कर देते हैं।
कपड़ा खोल के घुमाते हैं इधर उधर, इतना खराब काम करते हैं ये कबायली और पाकिस्तानी। बताओ ये सब कितना बेहुदा है, महिलाओं के साथ कितना दुष्कर्म करते हैं। ठीक है, ये देखो पाकिस्तानी आर्मी है ना, ये महिलाओं के साथ दुष्कर्म करते हैं, एक दो नहीं हजारों महिलाओं का इज्जत खराब करते हैं। अरे तुम लूटने आ रहा, लूट के जाओ ना, इतना बेहुदापंती क्यों करता है कि तुम महिलाओं का इज्जत के साथ खेल रहा। और हमेशा से पाकिस्तानियों का ये आदत रहा। अभी हम जब आपको मीरपुर का घटना बताएंगे ना तो आपका आंखों से आंसू निकलना लगेगा। मीरपुर में ऐसा दुष्कर्म किए थे, ऐसा दुष्कर्म किए थे कि 400 महिलाएं कुएं में कूद गई थी अपनी इज्जत बचाने के लिए। आगे जब हम आपको बताएंगे तब आप देखेंगे। तो ये देखिए, ये श्रीनगर है और श्रीनगर से इधर पटन का जो रास्ता देख रहे हैं, मगम का जो रास्ता देख रहे हैं, और यहीं से बारामूला हाईवे से जाता है। तो इसी हाईवे पे इन लोग को आना था। दीवान रंजीत रॉय निकलते हैं 27 अक्टूबर को पहुंचते के साथ। तो यहाँ पे स्टेट फोर्स मिलता है जो महाराजा की सेना रहता है हरि सिंह का, और दोनों मिलता है तो प्लान करता है कहाँ है उसका सेना, पाकिस्तानी आर्मी, तो पता चलता है यहाँ पे है। तो ये लोग आते हैं और यहाँ से युद्ध शुरू हो जाता है। बहुत भयंकर गोलीबारी होता है, भयानक युद्ध होता है, लगभग 4 से 5 घंटा युद्ध होता है। लगभग 3000 कबायली होते हैं, 3000, और ये लोग मात्र 200 से 300 सेना रहता है। इन दोनों के बीच में खतरनाक युद्ध होता है। वन सिख के जो दीवान रंजीत राय हैं वो हार नहीं मानते हैं, और सिर्फ बहुत कम सेना होने के बावजूद भी पाकिस्तानियों को वहां से रगेदने लगते हैं। फिर अगले दिन युद्ध चलता है और अगले दिन तक सूचना आता है कि भारत के 25 जवान शहीद हो जाते हैं उस दिन, उस हाईवे पर, बारामूला हाईवे पर लगभग यहाँ पे 25 भारतीय जवान शहीद हो जाते हैं, 25 भारतीय जवान, जिसमें आपका दीवान रंजीत राय भी शहीद हो जाता है, जो बहुत ही वीरता का परिचय देता है। लगभग 1.5 दिनों तक दुश्मनों से लड़ता है और उसके बाद ये शहीद हो जाता है। यहीं पे ये युद्ध होता है, इसी जगह पे। ठीक है, लेकिन इस बीच वो क्या करता है कि पाकिस्तानी जो आर्मी रहता है और कबायली रहता है उसको पीछे ढकेल देता है, और लगभग 700-800 सेना पीछे भागने लगते हैं। ये काम करते हैं और कुछ समय के लिए जो श्रीनगर पे जो खतरा रहता है वो टाल देते हैं श्रीनगर की, और फिर ये लोग नहीं आता, हाईवे में पीछे भागने लगते हैं बारामूला की तरफ। ठीक है, अब समझ जाते हैं कबायली की इधर से घुसना आसान नहीं है क्योंकि हिंदुस्तानी आर्मी पहुंच चुका है। ये लोग को सूचना मिलता है, ये सूचना पहुंचाता है पाकिस्तान। ठीक है, और 25 जवान शहीद होते हैं, जिसमें दीवान रंजीत रॉय बहुत वीरता का परिचय देते हैं। इसी कारण इन्हें जो है पहली बार महावीर चक्र मिलता है, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य सम्मान है, उससे नवाजा जाता है। मरणोपरांत इन्हें महावीर चक्र से नवाजा जाता है। ठीक है, दीवान रंजीत राय को। अब जो है ये 28 अक्टूबर को खत्म होता है। दुश्मन जो है वो पीछे हट जाते हैं, लेकिन पटन से थोड़ा सा पीछे होके ये लोग गुलमर्ग के रास्ते चाहते थे कि अब इधर से श्रीनगर पे हमला करेंगे, क्योंकि हाईवे से श्रीनगर पे घूमना मुश्किल है, इधर हिंदुस्तानी सेना। तो ये लोग सोचा जंगल के रास्ते हम लोग इधर से आपका बदगाम पहुंचेंगे और बदगाम से फिर श्रीनगर पहुंचेंगे, ये लोग का टारगेट था। ठीक है, अब ये लोग धीरे धीरे जंगल का रास्ता इधर आने लगा, जंगल का रास्ता से इधर आने लगा। तो फिर 31 तारीख को जब पता चला भारत को कि उसका बहुत ज्यादा सेना है, पाकिस्तान और सेना भेज रहा है, एलपी सेन 31 अक्टूबर को बहुत सारे सैन्य टुकड़े के साथ पहुंच जाते हैं। कहां पे पहुंचते हैं? यहाँ पे पहुंच जाते हैं एलपी सेन अपनी अगुवाई में बहुत सारे सैन्य टुकड़ी को लेकर। कुछ सैनिक को हाईवे की ओर भेज देते हैं, कुछ टुकड़ी को, और कुछ टुकड़ी को ये भेजते हैं बदगाम की ओर। फिर क्या होता है कि 1 कुमाऊं और 4 कुमाऊं, मेजर सोमनाथ शर्मा के निगरानी में 1 कुमाऊं और 4 कुमाऊं को श्रीनगर से बदगांव एयरलिफ्ट करता है, यानी कि यहाँ पे भेजता है देखने के लिए कि सुनते हैं दुश्मन जो है ये पटन से, बारामूला से, गुलमर्ग के रास्ते इधर से आ रहा है, तो तुम लोग जाके पेट्रोलिंग करो। तो पेट्रोलिंग करने आ जाता है मेजर सोमनाथ शर्मा का अगुवाई में, और जब पेट्रोलिंग करने आता है तो देखता है कि इधर दुश्मन सही में बहुत ज्यादा है, लेकिन कोई नजर ही नहीं आता। तो पेट्रोलिंग करके एक जो रहता है 4 कुमाऊं 1 कुमाऊं में से एक रिटर्न आ जाता है फिर श्रीनगर, और एक जो है बदगाम में चक्कर लगाते रहता मेजर सोमनाथ शर्मा के साथ। तो 3 नवंबर को जब ये लोग बदगाम में आराम से यहाँ पे बैठे रहते हैं, ये आपका बदगाम जगह है। ठीक है, यहाँ पे मेजर सोमनाथ शर्मा और 50 सैनिक की एक टुकड़ी यहाँ पे रहते हैं। अचानक एक गांव यहाँ रहता है और इस गांव से अचानक गोलीबारी होने लगता है।
ठीक है। तो गोलीबारी होने लगता है, तो मेजर सोमनाथ शर्मा सोचते हैं कि कहाँ से गोली का आवाज आ रहा, कहाँ आखिर ये धड़ाधड़ गोली चलने लगा। तो पता चलता है कि उधर से कबायली और पाकिस्तानी सेना धड़ाधड़ गोली चलने लगते हैं, पूरा भयानक गोली चलता है। और उसके बाद ये लोग संभल भी नहीं पाते हैं कि 4, 5, 10 आदमी लगभग जो है ये लोग का मारे जाते हैं गोलियों से। लेकिन गांव रहता है तो हिंदुस्तानी आर्मी में आत्मीयता है, तो जब गांव देखते हैं तो गांव से छिप छिप के वार करता है। तो बोलते हैं गांव पे गोली मत चलाओ, ठीक है। मेजर सोमनाथ शर्मा बोलते हैं कि गांव से गोली नहीं चलाओ, क्योंकि गांव के लोगों को भी गोली लग सकता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे ये लोग अपने जगह को पीछे करते हैं और इधर उधर छिप के फिर वार करना शुरू करते हैं, ठीक है। उसके बाद मेजर सोमनाथ शर्मा और इसके जो 50 और आर्मी थे, इसमें से कुछ मारे जाते हैं और कुछ वो लोग को जवाब देते हैं। वो लोग लगभग 800 की संख्या में रहते हैं और ये लोग मात्र 50। जबकि युद्ध से पहले ये सूचना भेजता वहाँ पे वायरलेस से कि इतना आदमी है, तो युद्ध में ये लोग को बोलता पीछे हट जाओ, ठीक है, क्योंकि तुम लोग 50 है, वो लोग शायद हजारों की संख्या में होगा। तो मेजर सोमनाथ शर्मा बोलता है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, जान चल जाए तो कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी आर्मी है और हिंदुस्तानी आर्मी आज तक पीछे हटा नहीं है, तो हम भी नहीं हटेंगे। तो ये पीछे नहीं हटते हैं और 50 आदमी मिलकर ही हजारों आदमी से लड़ते हैं, हजारों सेना से लड़ते हैं कबायली से। और उसके बाद अंत में जब 20 से 25 मीटर की दूरी पे रहते हैं तो ये वायरलेस से सूचना भेजते हैं कि हम लोग 5-7 आर्मी बचे हैं, कुछ गोली बचा है, बम बचा है, जिससे कि हम लोग शहीद भी हो सकते हैं। वहाँ से सैन्य टुकड़ी भेजा जाए जल्दी से जल्दी। तो वहाँ से सैन्य टुकड़ी जब तक भेजता है तब तक एक मोटार आके गिर जाता है इन पे, और ये और 3 और आदमी शहीद हो जाते हैं। उस समय भी 2-3 आदमी बचते हैं हिंदुस्तानी। तब तक हिंदुस्तानी आर्मी से श्रीनगर से यहाँ पे आ जाता है कुछ आर्मी का टुकड़ी और ये लोग को रगेदने लगता है, ठीक है। पता है मात्र 50 आदमी मिलकर 700 से 800 सेना को रगेद देते हैं, ठीक है, और बदगाम से पीछे ढकेल देते हैं। इसी बहादुरी के लिए इन्होंने कहा था जब 20 मीटर बचा कि वायरलेस पे कि सर हम पीछे नहीं हटेंगे, आखिरी सैनिक और आखिरी गोली तक लड़ेंगे, अगर गोली खत्म हो गया तो हाथ से लड़ेंगे, लेकिन इन पाकिस्तानियों के सामने पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा सोमनाथ शर्मा थे। इसी कारण मरणोपरांत इन्हें परमवीर चक्र मिला था। युद्ध में जो वीरता का परिचय देता है, अदम्य साहस करते हैं, वैसे व्यक्ति को परमवीर चक्र मिलता है। और भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता था मेजर सोमनाथ शर्मा, जिन्हें मरणोपरांत यह मिला था और इसी घटना में मिला था बदगाम के युद्ध में। इस प्रकार से अब भारतीय सैनिक यहाँ पे बहुत सारा आ जाता है और इसको पीछे ढकेल देता है। बदगाम से पीछे भागते भागते गुलमर्ग के रास्ते फिर से ये लोग बारामूला पहुंच जाते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि अब हाईवे से ही जाएंगे, क्योंकि जंगलों से बड़ी मारता है, हिंदुस्तानी सेना बड़ी खतरनाक है, ठीक है। उसके बाद ये जो एलपी सेना है ये सोचते हैं कि ऐसे पाकिस्तानी सेना नहीं मारेगा। हमारा वीर सिपाही मेजर सोमनाथ शर्मा शहीद हो गए, जिन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया। अब पाकिस्तानियों को जवाब देना होगा। हमारा लगभग 40 से 45 सैनिक को उसने मार दिया। अब यहाँ पे वो आर पार की लड़ाई में होते हैं। कौन? एलपी सेन। और एलपी सेन क्या करते हैं कि इस जगह पे यहाँ पे युद्ध का आरंभ कर देते हैं। ये जाते हैं यहाँ से अपने सैन्य टुकड़ी को लेके और यहाँ पे भयानक युद्ध चलता है, ठीक है। हाईवे पर भयानक युद्ध चलता है, बारामूला, पटन, इन रास्तों पर युद्ध चलता है, जिसमें कबायली और पाकिस्तानी आर्मी आते रहता है। यहाँ पे भयानक युद्ध चलता है। ये लोग गोरिल्ला युद्ध में माहिर रहते हैं कबायली, तो इधर से जंगल रहता है, जंगलों में छिप छिप के वार करते हैं, जिससे कि एलपी सेन परेशान हो जाता है कि कभी इधर से वार कर रहा, कभी उधर से बात कर रहा। एलपी सेन फिर एक निर्णय लेते हैं जिसके लिए इन्हें बहुत बेइज्जती होता है इनका। एलपी सेन क्या करते हैं कि पीछे हट जाते हैं। एलपी सेन फिर पीछे हट जाते हैं और श्रीनगर से कुछ आगे कुछ सेना के साथ रुक जाते हैं, ठीक है। जैसे ही पीछे हटता है तो जो स्टेट फोर्स रहता है और वहाँ के जो आर्मी रहता है शेख अब्दुल्ला, ठीक है, शेख अब्दुल्ला सूचना भेजवाता है जवाहरलाल नेहरू को कि इसको सेना पद से हटा दिया जाए एलपी सेन को, क्योंकि एलपी सेन पीछे हट गया पाकिस्तानी के डर से। लेकिन ये डर से हटा नहीं था। आगे आप सुनिए, एलपी सेन बहुत बेइज्जती महसूस किए। 5 नवंबर को एलपी सेन पीछे हट जाते हैं। 5 नवंबर को 7 नवंबर को फिर से भारत में सहायता के लिए एलपी सेन को सहायता के लिए सेना उतारा जाता है, जिसमें 7 लाइट कैवलरी, 1 कुमाऊं, 4 कुमाऊं और 1 सिख पहले से यहाँ रहते हैं। 1 कुमाऊं 4 कुमाऊं पहले से रहते हैं। और ये जो 7 लाइट कैवलरी है ये टैंक वगैरह भेजता है, जो जम्मू से होते हुए
हाईवे से यहाँ पहुँचता है श्रीनगर। ठीक है, अब जो है श्रीनगर में ये लोग को ताकत मिल जाता है एलपी सेन को। अब बोलता है कि अब लोग को बताएंगे। ठीक है, फिर क्या करता है कि इधर के रास्ते से भेजता है कुछ सेना, कुछ इधर से भेजता है, यानी कुछ हाईवे के रास्ते से पीछे से घेरने बोलता है। यहाँ पे रहता है पाकिस्तानी सेना, पीछे से घेरने बोलता है, कुछ को इधर दाएं से जाने बोलता है, कुछ को बाएं से जाने बोलता है, और कुछ सीधा चलता है। अब धीरे धीरे पाकिस्तानी सेना को घेरने लगता है। साला टैंक में जब पाकिस्तानी आर्मी आता है इधर जंगलों से निकल के, ये इसका पीछे हटने का एक प्लान था, क्योंकि अगर लंबी छलांग मारनी है ना तो 1-2-4 कदम पीछे हटाना पड़ता है। इसी तरह जानबूझ के एलपी सेन पीछे हटे थे और उसके बाद यहाँ से एक लंबी छलांग लगाए। भारतीय सेना पीछे से घेरा, दाएं से घेरा, बाएं से घेरा, और घेर के और उसके बाद जब पाकिस्तानी आर्मी और कबायलियों को मारने लगा तो पानी नहीं मिला, इतना मार मारा कि यहाँ से अभी लोग भागने लगा। जंगलों में जो था उसको हवाई फायरिंग कर करके मार रहा था। गुलमर्ग में छिपा था, बारामूला में छिपा था, पटन में छिपा था, मगम में छिपा था, हर जगह पहले हवाई जहाज का यात्रा से मार रहा था। फिर अपने उसके बाद बहुत सारा सैन्य इधर से तो मारिए रहा था, जो बख्तरबंद गाड़ियाँ था, इधर से सेना हमला कर रहा था, इधर से हमला कर रहा था, और पूरी तरीके से ये घिर जाता है। ठीक है, पाकिस्तानी आर्मी यहाँ से मारता है तो आपको विश्वास नहीं होगा, सिर्फ एक दिन के अंदर मगम को खाली कर देता है, पटन से भगा देता है, गुलमर्ग से भगा देता है, बारामूला से भगा देता है, और अगले 2 से 3 दिनों में यानी कि बारामूला, पटन, साला टैंक, उरी चारों कब्जा कर लेता है। सबसे पहले साला टैंक में वो लोग खड़ा रहता है, साला टैंक में खूब मार मारता है। उसके बाद पटन से भी ये लोग को भगाता है, ये जो पटन आप इलाका देख रहे हैं। उसके बाद बारामूला भी खाली करवाता है, और लास्ट में 3 दिन के अंदर उरी तक भी खाली कराता है। रास्ता में लगभग हजारों पाकिस्तानी आर्मी और कबायली यहाँ पे पड़े रहते हैं। बोलते हैं कि तुम लोग अपने आदमी को ले जाओ, डर से लेने नहीं आता, इतना मार मारते हैं कि ठीक है, बहुत खतरनाक मार मारता है। एलपी सेन का यहाँ पे बहुत बहादुरी होता है, और सब बोलता है कि इसका एक स्ट्रेटेजी था पीछे हटने का, इसलिए कोई पीछे हटे युद्ध में तो ये मत समझना कि वो हार के हट रहा, हो सकता है उसका कोई प्लान 2 हो, और इसका प्लान 2 था, जिसके वजह से पाकिस्तानी कबायली और आर्मी को मार मार के मात्र 3 दिन के अंदर, जिस प्रकार वो लोग 3 दिन के अंदर इधर कब्जा किया था ना, जो आप देखे होंगे पूंछ, रावलकोट, बारामूला, ये सब कब्जा किया था, तो 3 दिन के अंदर ये लोग को हर जगह से रगेद दिया। ठीक है, साला टैंक, पट्टन, बारामूला, उरी पे भारतीय सैनिकों ने तिरंगा फहरा दिया और बोल दिया कि देख पाकिस्तान, तुम्हारा औकात तुमको दिखा दिए। इस प्रकार श्रीनगर पे कब्जा करना पाकिस्तानी आर्मियों का सपना टूट गया और दिल जलने लगा। गाना सुने हैं ना, सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। पाकिस्तानी आर्मी और कबायली समझ गए कि अब हम लोग का श्रीनगर पे कब्जा करना आसान नहीं है, क्योंकि हम लोग का अब्बा जो है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, और हिंदुस्तानी आर्मी दौड़ा दौड़ा के उरी तक पहुँचा देता है। और अब पूछ की और कुछ करता है हिंदुस्तानी आर्मी, लेकिन पूछ में अभी भी बहुत ज़्यादा कबायली और पाकिस्तानी आर्मी रहता है। अब पाकिस्तान का प्लान 2 लॉन्च होता है। प्लान 2 इसका क्या था कि ये जम्मू तक पहुंचेगा। अब प्लान 3 था कि लेह तक पहुंचेगा। तो अब हम प्लान 2 का बात करते हैं। प्लान 2 इसका लगभग अभी दुगना शक्ति से, यानी जहां पे 5-10 हज़ार कबायली था उसको बढ़ा के 15-20 हज़ार कबायली और पाकिस्तानी आर्मी अब चाहता था कि ये लोग पूंछ के रास्ते, यानी इस्लामाबाद से घुसेंगे और पूंछ के रास्ते जम्मू तक पहुंचेंगे और जम्मू को काट देंगे भारत से, और उसके बाद पूरा कश्मीर पे राज करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर पे। ठीक है, लेकिन ये सपना भी पूरा नहीं हो पाया। आपने देखा किस प्रकार श्रीनगर में एलपी सेन की अगुवाई में और मेजर सोमनाथ शर्मा जो परमवीर चक्र विजेता थे उनके अगुवाई में इधर का तो क्षेत्र बच गया मेरा श्रीनगर का। अब इधर में कौन कौन ऐसे वीर सिपाही थे और भारत के वीर सेना थे जो 1947-48 के युद्ध में हमारे जगह को बचाए थे। ठीक है, पाकिस्तानी अब किस किस क्षेत्र को कब्जा करना चाहते थे जम्मू के रास्ते में? तो सबसे पहले पूंछ 1, कोटली 2, झांगर 3, मीरपुर 4, रजौरी 5, नौशेरा 6, इन 6 जगह पर भारत और पाकिस्तान के बीच में भयानक युद्ध हुआ था। एकदम दहला देने वाला मंजर हुआ था।
वैसा युद्ध आज तक हिंदुस्तान पाकिस्तान में नहीं हुआ जैसा कि 1947-48 में इन 6 जगह पे हुआ था। चलो जानते हैं इन 6 जगह के युद्ध के बारे में। तो पाकिस्तान का सबसे करीबी जगह पड़ता है मीरपुर। तो पाकिस्तान से हिंदू सब मीरपुर आ रहे थे, कोटली आ रहे थे, पूंछ आ रहे थे और राजौरी में आ रहे थे। इन सभी जगहों पर हिंदू और कश्मीरी जो है वो पाकिस्तान के लाहौर से और बहुत सारे क्षेत्रों से उठ के इन चारों जगहों पर आना जाना चालू था। इसी बीच मीरपुर में 25 नवंबर 1947 को ऐसा नरसंहार किया कि पूरे दुनिया में पाकिस्तान की थू थू होने लगी। पाकिस्तान में कश्मीर को पाने के लिए जब मीरपुर पहुंचे तो यहाँ पे जो हिंदू महिलाएं थी और जो कश्मीरी पंडित थे उनके इज्जत के साथ खेलने लगा। सोच के देखो मीरपुर का वो घटना आप इतिहास में गूगल पे सर्च कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद 25 नवंबर को ये रातों रात बहुत सारे गांव का गांव जला देते हैं मीरपुर में और वहाँ पे महिलाओं का इज्जत लूटते हैं, बेटियों का इज्जत लूटते हैं। उसके बाद जो ज़्यादा बोलता है उसका सर काट देते हैं, जिंदा जला देते हैं। डर से महिलाएं जो है वो इधर उधर भागने लगती है। पता है कि यहाँ से उठाकर लगभग सैकड़ों महिलाओं को अली साहब वहाँ एक दरबार है वहीं पे भेज दिया था और वहाँ से रावलपिंडी के तवायफ खानों में महिलाओं को भेज दिया था। आप देख सकते हैं रावलपिंडी के तवायफ खानों में कश्मीरी महिलाओं को और हिंदू महिलाओं को भेज दिया था। कौड़ियों के भाव इनके इज्जत लूटे गए थे रावलपिंडी के उस क्षेत्र में। सोच के देखिए पाकिस्तान कितना बेहुदा था। ये सब घटना शायद ही आपको पता होगा, ठीक है। 30,000 हिंदू और सिख को जलवा दिया था, मरवा दिया था। 30,000 से ज़्यादा। 400 महिला डर से अपने इज्जत को बचाने के लिए कुएं में कूद गई थी। पूरा कुआं लाशों से भर गया था, पूरा का पूरा कुआं। आप देख सकते हैं ये कुआं है, यही वो कुआं है जहाँ पे देखो ये सब अत्याचार कर रहा है, गोली चला रहा है कबायली सब और हमारे हिंदू सब भाग रहे हैं, ठीक है। सोच के देखो एक ही गांव में, एक ही शहर में, एक ही क्षेत्र में 30,000 हिंदू काटे गए थे उस समय, ठीक है। 400 महिला इज्जत बचाने के लिए कुएं में कूदी। जब पूरा कुआं भर गया तो महिलाएं इधर उधर भागने लगी जंगलों में। तो पता है जो पकड़ाता उस महिला को इज्जत लूट के और उसके बाद 7-8 आदमी मिलकर उसके साथ दुष्कर्म करता था और उसके बाद भी वो मर जाती थी, यानी दुष्कर्म कर कर के मार देता था, ठीक है। ऐसा करतूत किए थे। 800 प्लस पाक सैनिक महीनों तक 2 महीना तक मीरपुर में ऐसी घटना करते रहे। 2 महीना तक छोटे छोटे बच्चियों के को भी नहीं छोड़ा गया था। 8-10 साल की बच्चियों के साथ भी दुष्कर्म किया ये लोग, नाबालिग बच्चियों के साथ। ये कबायली और पाकिस्तानी आर्मी, बताओ क्या करना चाहिए इन लोगों के साथ? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। ये लोग जो पाकिस्तानी हैं अपने महिलाओं को बुर्का में रखते हैं, ठीक है, कवर करके, ठीक है। और हम लोग को महिलाओं के साथ ऐसा खेल खेला था। लगभग जो है हजारों महिलाओं को तवायफ खाने भेज दिया था। रावलपिंडी का तवायफ खाना तुम लोग चलाते होगे, तवायफ खाना, और वहाँ पे अपनी औरतों को भेजते होगा। हमारे औरतों को भेज कर तुम लोग बहुत ख़राब किया। यही कारण है कि तुमको बार बार हारना पड़ता। अपनी महिलाओं को तो नकाब में रखते हो और हिंदू महिलाओं का इज्जत के तार तार किया था। तुम कश्मीरियों के साथ क्या क्या किया था, आज तुम्हारा भेद खोल रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, इस घटना के बाद पूरा जो है कश्मीर शर्मसार हो गया था, पाकिस्तानियों के नाम पे थू थू करता था। और पूरा दुनिया जब इस घटना को जाना, मीरपुर का घटना को, तो पाकिस्तान तभी से घिना गया, एकदम महकने लगा। ऐसा सड़ गया पाकिस्तान कि क्या ही हम बोले। एक रावी नदी पे पुल बना था। इस पुल के आगे एक रास्ता था, जिस रास्ते को काट दिया था पाकिस्तानी, ठीक है, ताकि इस जगह पे ना पहुंच पाए। कहाँ पे? मीरपुर पे ना पहुंच पाए, कोटली पे ना पहुंच पाए। तो जगह को काट दिया था और रेडियो जो सिग्नल होता, संपर्क, वो भी तोड़ दिया था। इसी कारण तो 2 महीना तक वहाँ पे महिलाओं के साथ, हमारे हिंदुओं के साथ, और 30-35 हज़ार 40 हज़ार जो हिंदू को मारा। हमारे भारतीय सैनिक इसलिए नहीं पहुँच पाए कि पुल तोड़ दिया था, रेडियो सिग्नल ख़त्म कर दिया था। इसी कारण, न तो हिंदुस्तानी सैनिक उसको छोड़ने वाले नहीं थे। अब आगे हिंदुस्तानी आर्मी ने कैसे बदला लिया ये सुनो। धीरे धीरे जो है पाकिस्तानी आर्मी को पीछे ढकेलने लगे हमारे सेना, और फिर शुरू हुआ बैटल ऑफ नौशेरा एंड झांगर। ये नौशेरा और झांगर के लिए एक युद्ध लड़ना था, क्योंकि नौशेरा और झांगर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस था। 2-3 महीना तक यह युद्ध चला था, ठीक है, जिसकी
अगुवाई कर रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा। के.एम. करियप्पा जो है इस कश्मीर मुद्दा पर सबसे हेड कमांडेंट थे, जिसके निगरानी में सारे युद्ध लड़े जा रहे थे। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ये बहुत ही नामी सैनिक थे, ठीक है। जब द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ाई हुआ था तो वहाँ पे जाके इन्होंने अपना दमखम दिखाया था। इसी कारण इसे भारत की सेना में शामिल किया गया। पाकिस्तान वाला इसको बहुत बुलाया, लेकिन बोला हम भारत की धरती पे जन्म लिए और भारत के लिए ही मरेंगे। और इसको उसके बाद 1947 के बाद जब मीरपुर में ऐसा घटना हुआ तो मोहम्मद उस्मान को चुना गया। हर मुस्लिम खराब नहीं होता। मोहम्मद उस्मान एक सैनिक था, ऐसा सैनिक था, ऐसा वीर सैनिक था कि इनकी वीर गाथा को आप सुनेंगे तो आपका खून खौल उठेगा पाकिस्तानियों पर कि था एक सेना जो पाकिस्तानियों को जवाब दिया था। मुस्लिम होके पाकिस्तानियों को सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला व्यक्ति थे ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। सुनिए इनकी दास्ता को, ठीक है। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को जैसे ही करियप्पा जी भेजे थे तो इन्होंने बोला था कि हम नौशेरा और झांगर को सबसे पहले कब्जा में करेंगे। नौशेरा और झांगर को कब्जा करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि देखो अगर हमें मीरपुर और कोटली पे कब्जा करना था तो सबसे पहले झांगर को कब्जा करना पड़ता, ठीक है। तो इसके इधर आता है नौशेरा। नौशेरा को कब्जा करके फिर झांगर कब्जा करता, तब मीरपुर और कोटली कब्जा करता, क्योंकि मीरपुर पे जो नरसंहार हो रहा था उसके लिए मोहम्मद उस्मान सबसे पहले पहुंचे नौशेरा, ठीक है। नौशेरा में भयानक युद्ध चला। नौशेरा में जैसे ही ये पहुंचे तो पाकिस्तानी वहाँ हजारों की संख्या में थे और इनका जो सैन्य टुकड़ी था वो पाकिस्तानियों से लड़ने लगा। जब पाकिस्तानियों से लड़ने लगा तो इनका प्लान इतना मस्त था कि हजारों पाकिस्तानियों को दौड़ा दौड़ा के मारे, प्लान कर करके। देखो कहते हैं ना गीदड़ का झुंड कितना भी बड़ा हो, जब शेर वहाँ पहुँचता है तो सैकड़ों की संख्या में गीदड़ क्यों नहीं भाग खड़ा होता। उसी तरह ये शेर थे, नौशेरा के शेर इन्हें माना जाता है, ठीक है। और लायन ऑफ नौशेरा इन्हें नाम दिया गया। नौशेरा में अकेले ये जो है सैकड़ों पाकिस्तानी को मारे थे, कवालियों को मारे थे और बता दिए थे कि नौशेरा हमारा है। बहुत जल्द 6 फरवरी 1948 को अपने सैन्य के साथ अदम्य साहस करते हुए हजारों सैनिकों, ये लोग सैकड़ों में थे, वो लोग हजारों में थे, फिर भी नौशेरा को अपने कब्जे में ले लिए। लायन ऑफ नौशेरा यानी मोहम्मद उस्मान को पकड़ने के लिए 50,000 का इनाम रखा था। इसको जो भी पकड़ेगा 50,000 रुपया देंगे पाकिस्तानी सरकार। लेकिन ये पकड़ाने वाले थे, ये तो शेर है शेर, और शेर ने अपना दम दिखा दिया। धीरे 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 ये अब बढ़ने लगे इधर, तो ये बढ़ने लगे आपका झांगर की ओर। झांगर को जीतना इतना आसान नहीं था, क्योंकि झांगर के बीच में बहुत सारा ऐसा पॉइंट था जिसपे दुश्मन भरे पड़े थे। झांगर के और इधर राजौरी के बीच में बहुत सारे जंगल थे, जहाँ पे जितना शायद मुश्किल था। इस झांगर को कब्जा करने के लिए बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जिससे पार होना पड़ता, जिसमें मुख्य रूप से कोट और तियनधार था। इसी कोट और तियनधार में मेजर जादूनाथ सिंह और बहुत सारे सैनिकों ने जान दिया था, जिसको डिटेल में हम कभी बाद में बता देंगे। इसके बीच में भी कोट, तियनधार, उसके बाद पथराडी और ये जो जगह है, इन सभी जगहों पे बहुत सारे सैनिकों ने अपना जीवन का बलिदान दिया और महावीर चक्र, परमवीर चक्र से उन्हें नवाजा गया था। बहुत सारे ऐसे थे जिनका सर फट गया था, उसके बाद भी लड़े थे। बहुत सारे ऐसे थे जिनका एक साइड का पूरा बम लग गया था, उसके बाद भी लड़े थे। इनके बीच में जितना डिटेल में बताना संभव नहीं, क्योंकि ऐसे ही वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद कोटली, झांगर, राजौरी, नौशेरा, ठीक है, ये सभी जगह पे हमारा फतह हुआ। लेकिन झांगर में कैसे फतह हुआ ये सुनिए, ठीक है, क्योंकि झांगर स्ट्रेटेजिक रूप से कब्जा करना बहुत जरूरी था, क्योंकि हमने बोला अगर कोटली और मीरपुर को बचाना था तो झांगर को कब्जा करना पड़ता। तो झांगर कब्जा हुआ, ठीक है, लेकिन कैसे कब्जा हुआ ध्यान से सुनिए, ठीक है। 5 मार्च 1948 राजपूत, 4 डोगरा, 1 कुमाऊं और 3 पारा, ठीक है, 50 पारा, और इस तरह से टोटल जो है 1 पटियाला, और इतना सैन्य दल लाना पड़ा। यानी इसको जीतने के लिए हजारों की संख्या में लगभग इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से आपका सैन्य दल लाना पड़ा। 7-8 तरीके के
जो जंगलों के, जैसे हाईवे रास्ता होता था, हाईवे रास्ता का दाएं साइड जंगल में चल गया, हाईवे रास्ता का बाएं साइड जंगल में चल गया, ठीक है। एक हाईवे रास्ता छोटा हुआ था, तो इसका दाएं साइड कुछ सैनिक आ गया जंगलों में, बाएं साइड आ गया, और यहाँ पे आपका जगह बना बना के जंगलों में घुस घुस के मारने लगा, ठीक है, सैनिकों को, पाकिस्तानी सैनिकों को इधर से भी, और हाईवे से भी कुछ आ रहा था। अब कुछ क्या हुआ कि पीछे से आके घेरा, और उसके बाद पाकिस्तानी आर्मियों को और पाकिस्तानी कवालियों को मार मार के रगेद रगेद के धीरे 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 झांगर के करीब पहुंचा। लेकिन वहीं पे एक बहुत बड़ा गोला गिरता है बम का, और मोहम्मद उस्मान शहीद हो जाते हैं। मोहम्मद उस्मान जब शहीद हो जाते हैं तो इसके लिए इन्हें महावीर चक्र से नवाजा जाता है, अदम्य साहस के लिए। अब गुस्सा में आकर वो हिंदुस्तानी आर्मी क्या करते हैं कि चढ़ाई कर देते हैं झांगर पर, और बहुत जल्द झांगर को अपने कब्जे में ले जाते हैं। उसके बाद थारा मंडी, रजौरी, चिंगस, इन सभी क्षेत्रों को भी अपने अंडर ले लेते हैं आपका झांगर के साथ। और अब हिंदुस्तानी सेना रुकने का नाम नहीं लेते हैं। आगे बैटल ऑफ टिटवाल, ठीक है, टिटवाल की लड़ाई बहुत खतरनाक लड़ाई थी। अभी आप देख रहे हैं कि हम लोग सबसे पहले ये श्रीनगर पे कब्जा किया था पाकिस्तानी, उसके बाद गुलमर्ग के रास्ते और बारामूला के रास्ते आया था। तो श्रीनगर, गुलमर्ग, बारामूला, उरी, इन सब जगह को हम लोग कब्जा कर लिए थे। इधर जम्मू के रास्ते में क्या किए थे, नौशेरा, रजौरी, झांगर, इन सभी जगहों पे हम लोग कब्जा कर लिए थे, ठीक है, दुश्मनों को पीछे ढकेल दिए थे। तो सोच लो कि महाराजा हरि सिंह के चलते कितना जगह पाकिस्तानी कब्जा कर लिया था, इन जगहों को खाली कराना था। अब बारी था कि श्रीनगर पे ये लोग कब्जा कर नहीं सकता था, श्रीनगर का सपना हम लोग तोड़ दिए उसका, ठीक है। अब श्रीनगर से वो लोग हाथ धो बैठा। उसके बाद दूसरा जम्मू पे ये लोग कब्जा करना था, जम्मू भी खत्म हो गया। अब ये लोग का नज़र था लेह पर। तो लेह के लिए सबसे पहले टिटवाल पे हम लोग जाएंगे कि टिटवाल का युद्ध कैसे हुआ था, बैटल ऑफ टिटवाल देखते कैसे हुआ था। देखो, झांगर से हम लोग यहाँ पे इस तरह से अब जाएंगे टिटवाल। तो इसके लिए एक प्लान बनाया गया कि झांगर से टिटवाल कैसे जा सकते हैं। ये आपका रहा झांगर जगह, और झांगर से हम लोग इस तरह से धीरे धीरे निकले टिटवाल की ओर, जिसका मेजर पीरू सिंह, जो परमवीर चक्र बाद में लिए थे, कैसे लिए थे ध्यान से सुनिए। मेजर पीरू सिंह को इसकी थी अगुवाई करने का जिम्मा दिया गया था, ठीक है। और मेजर पीरू सिंह ने अदम्य साहस का परिचय दिया, और इस रास्ते में आप देख सकते हैं कि पूछ पड़ता है, कोटली पड़ता है, जो पाकिस्तान के कब्जे में था। जब दुश्मन बार बार वार करते रहे तो मेजर पीरू सिंह पीछे नहीं हटे। पता है, युद्ध लड़ते लड़ते इनका एक साइड यहाँ सर पे गिर गया था बारूद, और उसके बाद पूरा एक साइड काला हो गया जल के। बावजूद ये युद्ध लड़ते रहे, आगे बढ़े तो एक बम का गोला गिर जाता है इन पे, ये उड़ जाते हैं, पूरा ध्वस्त हो जाते हैं। बावजूद ये आगे बढ़ते रहे, गजब का साहस दिखाएं। उसके बाद इनको गोली लगा के 2-3, उसके बावजूद ये क्या किए कि एक डायनामाइट को लेके और दुश्मन के पास घुस गए सैनिकों की तरफ, और उन लोग को भी बहुत सारे सैनिक को उड़ा दिए। ऐसा साहस, अदम्य साहस दिखाने के लिए इन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया था, ठीक है, जो भारत का सबसे बड़ा चक्र होता है। तो ये युद्ध में ऐसी वीरता को दिखाए थे टिटवाल का युद्ध में, और टिटवाल जीत लिए, जो कि जीतना आसान नहीं था, इनका साहस ही था। अब हम बात करेंगे अस्करदू। टिटवाल के बाद यहाँ ऊपर चले आइए, अब बारी था अस्करदू, क्योंकि अस्करदू, कारगिल, कतरास से होते हुए इधर लेह तक ये लोग कब्जा करना चाहते थे। तो अस्करदू को किला को बचाने के लिए 7 से 8 महीना लड़ाई चला था, जिसकी देख रेख कर रहे थे शेर जंग थापा। शेर जंग थापा श्रीनगर में थे, लेकिन जंग का मैदान इन्हें पुकारा, और ये चले आते हैं अस्करदू का किला को बचाने के लिए। जो अस्करदू का लड़ाई था वो लगभग 7 से 8 महीना चलता है। हम आपको थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखाते हैं कि बहुत भयानक युद्ध यहाँ पे हुआ था 7 से 8 महीना, और जो ये सैनिक थे यहाँ पे गजब का लड़ाई लड़े थे, ठीक है। अस्करदू की इस लड़ाई में शेर जंग थापा के साथ 6 जम्मू एंड कश्मीर इन्फेंट्री की टीम रहती है, जो ये सब रहते हैं। अदम्य साहस दिखाएं ये और इनके टीम ने। अस्करदू को किस प्रकार बचा के रखा बहुत दिन तक, नहीं तो बहुत जल्द
कबायली और पाकिस्तानी कश्मीर को अपने कब्जे में ले लेते, लेह को अपने कब्जे में ले लेते अगर 7 से 8 महीना ये लोग नहीं बचाते। नॉर्दर्न कश्मीर यानी कश्मीर के ऊपर क्षेत्र को ये लोग बचा रहे थे। ठीक है, कैसे बचाए थे? अस्करदू का किला, हम आते हैं अस्करदू के किला पे। ठीक है, ये देखो ये है अस्करदू का किला। ये यहाँ पे एक जगह देख रहे हैं जो कश्मीर में ऊपर साइड में यानी उत्तर साइड में था, जो एक किला था। दुश्मन यहाँ से जब वार करते हैं तो ये लोग किला के ऊपर चढ़ चढ़ के दुश्मनों पे वार करता है, किला पे चढ़ चढ़ के, जिसके वजह से ये लोग यहाँ पे हेल्प मांगते हैं कि हम लोग को यहाँ से बचाया जाए, हम लोग को यहाँ पे सेना भेजा जाए। लेकिन जब भी सेना भेजता है श्रीनगर से यहाँ पे, तो बीच में ही पाकिस्तान वाला सेना को उड़ा देता है, मार देता है। ठीक है, रास्ते में ही आते समय। इसके वजह से यहाँ पे कई बार हवाई जहाज से सामान भेजा जाता है, हवाई जहाज से गिराया जाता है, लेकिन 2 से 3 महीना में कभी कभी यहाँ पे सामान पहुँचता है। धीरे धीरे ये लोग वार करते हैं, दुश्मनों को यहाँ पे रोक के रखते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते हैं, और दुश्मन उलझा हुआ रहता कि कैसे भेजा जाए। अगर सैकड़ों की संख्या में भी दुश्मन आता है, हजारों की संख्या में, तो किले पे चढ़ के ये लोग वार करने लगते हैं, जिससे कि ये लोग इस किला में घुस घुस के पाकिस्तानियों को अच्छा सबक सिखाते हैं। और लगभग 7 से 8 महीना इस किला में रह के ये लोग वार करते रहते हैं। 6 महीना के बाद यहाँ पे अनाज ख़त्म होने लगता है और हिंदुस्तानी जो सैनिक रहते हैं वो भी नहीं आ पाते इस रास्ते से, क्योंकि पाकिस्तानी सेना बीच के जंगलों में मार देते हैं हिंदुस्तानी सेना को। तब यहाँ पे हवाई जहाज़ से भी सामान आना बंद हो जाता है और भूखे मरने लगते हैं यहाँ के लोग। लास्ट में मजबूरन जब 100-150 बचते हैं ये लोग, तब अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। ठीक है, और पाकिस्तानी फिर ये लोग को रेस्क्यू कर लेता है और उसके बाद अपने देश में ले जाता बंदी बना के। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा रणनीति हमको कमज़ोर लगा कि अगर चाहते तो शेर जंग थापा को यहाँ पे मदद दे सकते थे और भी भोजन पहुँचा सकते थे, लेकिन भोजन नहीं पहुँचा। इसके कारण अस्करदू पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। अब एक ही टारगेट था, ऊंचाई वाला जगह, जिसका नाम था बैटल ऑफ जोजिला पास। जोजिला पास पर युद्ध लड़ना बहुत मुश्किल था, क्योंकि पहले से कबायली का इस जाना पहचाना जगह था और पाकिस्तानी आर्मी ऊंचा में जाके बसे हुए थे और हिंदुस्तानी आर्मी को ऊपर से रडार पे मारते थे, निशाना बना बना के वहाँ से तोप चलाते थे, वहाँ से बंदूक फेंक चलाते थे, वहाँ से गोला गिराते थे। ठीक है, और इसके वजह से मुश्किल था थोड़ा जोजिला पास जीतना। सितंबर 1948 में ये जंग शुरू हुआ। ऑपरेशन डक के नाम से जोजिला पास में लड़ाई शुरू हुआ, जिसमें आमने सामने होकर सेना लड़े थे, लेकिन हमारे सैनिक नहीं पार रहे थे। कारण यह था कि वहाँ उसका सेना जो है उस जगह को अच्छी से पहचानते थे, पत्थरों में छिप के, पहाड़ों में छिप के बार बार बात करते थे। अब कोई ऊंचाई जगह पे रहे और ऊंचाई से नीचे हमारे सैनिक हैं, तो यहाँ पाकिस्तान को पहले से पहचाना, यहाँ से गोली मार रहा, बंदूक मार रहा, क्योंकि स्थानीय लोग भी इसी का सपोर्ट में आ गया। इसी कारण से देखो कश्मीर स्थानीय लोगों का सपोर्ट से ज़्यादा चल रहा था। जो पाकिस्तानी बार बार हर जगह जीत रहा था, वो स्थानीय सपोर्ट की वजह से जीत रहा था। तो ऑपरेशन डक के कारण जो है यह मिशन कामयाब हुआ और इस तरह से हमारे टैंक को फिर लाया गया यहाँ पे और सोचा गया कि अब पहाड़ पे चढ़ाएंगे, उससे ऊंचा जहाँ पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी अगर यहाँ है तो हमारा टैंक यहाँ चढ़ेगा। इस तरह का प्लान था। तो इस तरह का प्लान के लिए KM करियप्पा, हमने शुरू में बोला ना, यही है करियप्पा, जिन्होंने एक टीम तैयार किया और उससे चर्चा किया कि किस प्रकार हम लोग अपने टैंक को पहाड़ पे चढ़ा सकते हैं, जिसमें जनरल थिमैया एक व्यक्ति थे, यही है वो, जिससे करियप्पा बात करते हैं कि हम लोग को टैंक को चढ़ाना है पहाड़ पे, सबसे ऊंचा जगह पे, जहाँ से पाकिस्तानी आर्मी को मार सकते हैं। उसके बाद आपको विश्वास नहीं होगा कि जोजिला पे अब टैंक चढ़ाने का तैयारी शुरू हो गया। -20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहते हुए यहाँ पे उतना ठंडा में भी लगभग अक्टूबर नवंबर के महीने में ये हमारे सैनिक रात रात में छिप छिप के ये टैंक को चलाते थे, दिन में फिर कहीं छिपा देते थे, फिर रात होता था चलाते थे। दुश्मन से बचाते 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 7th कैवलरी रिक्वेंट इसका नाम था। ठीक है, जो टैंक था, भारी टैंक था, और उतना भारी टैंक उतना ऊंचा पहाड़ पे अगर मिस होता थोड़ा भी तो ये गिर के फट सकता था। ठीक है, तो फिर भी देखो किस प्रकार -20 डिग्री के ठंडक में भी कितना यहाँ पे शीत गिर रहा। और जानते होंगे अक्टूबर नवंबर में
कैसा ठंडा रहता है नवंबर महीना में, और उस समय ये लोग पहाड़ पे चढ़ा रहे थे अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। और उसके बाद हमारे हवाई सेना जो है वो भी प्रहार कर रहे थे इस तरह से, ठीक है। जब हवाई सैनिक पार हो रहे थे ऊपर से, तो पाकिस्तानियन सब देखे लगा कि अरे तूरी की, ये तो हिंदुस्तानी आर्मी गजब है। पहले तो ऊपर हमारे ऊपर से इस तरह का सैनिक हवाई जहाज को चला रहा, पार कर रहा, और उसके बाद जब ऊपर में जब टैंक ये लोग देखा, ऊपर में एकदम पहाड़ के ऊपर में टैंक था, टैंक देखा तो ये लोग को होश उड़ गया। बोला हे भगवान, हे खुदा, ये टैंक ऊपर कैसे चढ़ गया ये लोग का। और शुक्र है कि उस समय छिपाते चुराते बहुत सारे टैंक चढ़ा दिए ऊपर में 7 कैवलरी का, ठीक है। और जब टैंक सब चढ़ा तो आप देख सकते हैं इन दुर्गम रास्तों पे किस तरह रात के समय टैंक को ले जाया जा रहा था। इस चेन वाला गाड़ी को ले जाना कितना मुश्किल है, प्लेन जगह में चलाना मुश्किल है, लेकिन महान थे हमारे भारतीय आर्मी जो कश्मीर में महाराजा हरि सिंह के चलते इस प्रकार का युद्ध लड़ना पड़ा, अपने जान को जोखिम में डाल के। इस तरह चढ़ने में कितने लोगों का जान चल गया था हमारे भारतीय सैनिकों, लेकिन महाराजा हरि सिंह चोट्टा अगर शुरू में ही पाकिस्तान और हिंदुस्तान में से किसी एक में चल जाता तो ये टेंशन नहीं होता। आज कश्मीर का जितना लड़ाई हो रहा ना, सब उसी के चलते हो रहा, महाराजा हरि सिंह के चलते और नेहरू जी के चलते। आगे बताते हैं, ठीक है। जब पाकिस्तान देखा तो 11,553 फीट की ऊंचाई पे जो है क्या था, आपका टैंक चढ़ा हुआ था। ये पाकिस्तानियन का देख कर आंखियां फट गया, अरे तूरी के, इतना भयानक ऊंचा पे कैसे टैंक चढ़ा दिया भारतीय सैनिक, ये तो भारतीय सेना बड़ी खतरनाक है। ये लोग देखते रहा। अब ऊपर से जब हमारा भारतीय सेना हवाई जहाज से गिराने लगा बम बारूद, तो पूरा चिथड़ा उड़ा दिया एकदम उस जगह का, जो जिला पास का। पाकिस्तानी टैंक, पाकिस्तानी आर्मी जहां जंगल में छिपे थे वहां मार रहा टैंक, ऊपरे से एकदम ऊंचा में था, ऊपर से ऊंचा चढ़ा दिया, ऊंचे से मार रहा तोप, एकदम ग्रेनाइड तोप सब मारते हैं। और मारते मारते देखो पूरा जो है कश्मीर धुआं कर दिया था, पूरा जो जिला पास एकदम ऐसा धुआं हो गया कि उसमें उन लोग का लाशों ने नजर आ रहा था, लाश गल उल के जो है ऊपर उड़ रहा था धुआं के साथ, पूरा खून उन भी जल रहा था, ऐसा मार रहा था कि हमारे भारतीय सैनिक फिर जो मारना शुरू किया। फिर धीरे धीरे कुछ दिनों के अंदर जो जिला पास हम लोग के कब्जे में हो गया, जो बहुत मुश्किल से हुआ था, सबसे भयानक युद्ध हुआ था जो जिला पास में। अब बारी था कारगिल और द्रास में, अभी भी पाकिस्तानी आर्मी, देखो ये जो कलर का है ना, पाकिस्तानी आर्मी अभी भी कब्जा किया हुआ था। अब धीरे धीरे जब जोजिला पास जीता तो हिंदुस्तानी सेना का जो जुनून है वो 7वें आसमान पे था, वो जो है जोश में आ गया। और अब धीरे धीरे हाथ पैर फाइट से उतर गया, क्योंकि ये लोग जब छिप के पत्थर के पीछे छिपल रहता था ना, तो हमारा हिंदुस्तानी आर्मी जाता था और उसके बाद निकाल के पत्थरा से मार घूसा मार फाइट ओकर अब्बा याद दिला देता था। हम तुम्हारा अब्बा 5-7 गो को तो अकेले देख लेता था, ये हमारा हिंदुस्तानी आर्मी और ये पाकिस्तानियों को मार रहा एकदम, बहुत मार मारा एकदम, जैसे मन तैसे कूट दिया धर के, हाथवा से, केहनुठिया से, ठेहुनवा से मार के जो है पाकिस्तानी आर्मी को उसका औकात दिखा दिया। और धीरे धीरे ये देखो दोनों भागा, ये सबका सैन्य दल भाग गया और हम लोग कारगिल और द्रास पे कब्जा कर लिए। अब ना लेह पे खतरा था, ना श्रीनगर पे खतरा था, ना जम्मू पे खतरा था, सब जगह से खतरा से उबर चुके थे। अब बस कुछ ही दिनों में हम लोग आपका उसके सारे कश्मीर से उसको भगा देते पाकिस्तान को। लेकिन इसी समय क्या होता है, नेहरू यूएन जाते हैं और वहाँ पे सीज फायर का ऐलान हो जाता है, यानी वहीं युद्ध रुक जाता है। ठीक है, काहे लिए गए थे हमको समझ में नहीं आता है, जबकि ये मना किए थे, आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल नेहरू जी को मना किए थे कि मत जाओ अंग्रेजों के पास। अंग्रेज हमेशा भारत का भला नहीं चाहा, आज भी नहीं चाहा, पहले भी नहीं चाहा, वो लोग भारत के पक्ष में फैसला नहीं देगा। लेकिन इस सुना ने इसको तो बनना था यूएनओ का सचिव, तो ये सोचे कि चलो अभी ऐसे दरिया दिली दिखाते हैं। यूएन के पास गया, यूएन ने इसे बोला कि युद्ध रोक दो और जहां जो है वहीं रुक जाओ। अब हम लोग 2/3 पे थे तो हम लोग को वहीं रोक दिया गया, जबकि पाकिस्तान 1/3 पे था। हमारे हिंदुस्तानी आर्मी लेह को बचा लिया था, श्रीनगर को बचा लिया था, साथ में जम्मू को बचा लिया था। अब धीरे धीरे कुछ ही दिनों में हम लोग 4 दिन में द्रास और कारगिल पे कब्जा कर लिए थे, जोजिला पास पे कब्जा कर लिए थे। वही 3-4 दिन में हम लोग उधर बारामूला साइड में, उरी बारामूला सब कब्जा कर लिए थे। झांगर कितना मेहनत से कब्जा किया।
कितने सैनिक मारे गए हमारे पता है आपको? ध्यान से देखिए, 3154 सैनिक हमारे इंजर्ड हो गए थे और 1104 सैनिक मारे गए थे। 1104 सैनिक मारे गए थे। ध्यान से देखिए, 1104 सैनिक भारत के मारे गए थे और लगभग 3154 सैनिक बेहोश हो गए थे या घायल हो गए थे। ठीक है, और पाकिस्तान का इसके तुलना में 6 गुना ज़्यादा 6000 सैनिक मारा गया था और 14000 लगभग सैनिक इसका इंजर्ड हो गया था। तो बहुत भारी मात्रा से हम लोग इस युद्ध को जीते थे, फर्स्ट कश्मीर वार को। लेकिन मज़ा तब आता जब पूरा कश्मीर हमारा होता। और ये जो हमारे भारतीय सैनिक पहली बार मरे थे, ये सब हुआ उस चोट्टा के वजह से। महाराजा हरि सिंह का अगर वो मिल जाता हिंदुस्तान में तो इतना नौबत आता, आज हिंदुस्तान पाकिस्तान में शायद लड़ाई नहीं होता। क्योंकि और कश्मीर में जो लगभग 40-50 हज़ार आदमी मरे, 4-5 हज़ार महिलाओं का इज्जत लूटा गया, 1000-2000 महिलाएं को रावलपिंडी भेज दिया गया। ये सब कुकर्म होता अगर बेहुदा जो है वो महाराजा हरि सिंह सामने हो जाता। तो आगे देखिए कश्मीर हम लोग का कितना है और पाकिस्तान का कितना है। ये कश्मीर का मैप है जिसमें कुत्ता जैसा ये पाकिस्तान है, इसके बगल में ये कश्मीर है। 65% एरिया पे हमारा हिंदुस्तान है और 35% एरिया पे पाकिस्तान है, याद रखिएगा। इस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC। ठीक है, और इस जगह को कहते हैं POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, पाकिस्तान इसको अपना मानता है जब कि ये नेहरू जी का गलती से हुआ था। ठीक है, आप देख रहे हैं ना, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। इसी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में ये जो हिस्सा है थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे साक्षम वैली है। इस साक्षम वैली को दे दिया चाइना को, पाकिस्तान वाला। पाकिस्तान तो ऐसे भी चाइना का रखेल है, तो दे दिया इसको भी कि आप यहाँ पे आइए, अपना सैनिक रखिए और हिंदुस्तान पे निगरानी रखिए। ठीक है, इतना बेहुदा है, औकात तो है नहीं गोला बारूद खरीदने का, तो हमेशा चीन का मदद लेता है पाकिस्तानियन चोटेन बेहुदेन सब। सलाम है इस युद्ध में शहीद हुए सभी भारतीय सैनिक का। उनके जबान से एक ही चीज़ निकला होगा शहीद होते समय, चाहता हूं कि कुछ ऐसा कर जाऊं, लिपट के तिरंगे में बस अपने घर जाऊं। ये सब घटना देखने के बाद हमें उम्मीद है कि जितने भी युवा होंगे सब में बस एक ही सपना होगा कि इंडियन आर्मी बने। इंडियन आर्मी क्यों बनना चाहते हैं पता है? क्योंकि वह जिंदगी ही क्या जिसमें देशभक्ति ना हो, और वो मौत ही क्या जो तिरंगे में लिपटी ना हो। इंडियन आर्मी बनने के लिए बस यही सपना रहता है हर हिंदुस्तानी का। इसीलिए अभी युद्ध का दौर चलता रहेगा। पाकिस्तान जो पहलगांव घटना किया ना, तुम अपना औकात तुमको देखना होगा, तुमको औकात दिखाएंगे पाकिस्तान। इन सारे युद्ध में कितना बुरी तरीके से हारा है हमारे हिंदुस्तानी सैनिक, कैसे तुमको कुछ के मारा है, एक एक करके जानेंगे। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे 1965 का युद्ध, क्योंकि चीन वाला युद्ध बाद में बताएंगे। अभी पाकिस्तान का बारी है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।